हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज का हमारा लेसन स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो लेसन है वो लेसन है परसेंटेज के बारे में। देखिए, परसेंटेज जिसको हिंदी के अंदर प्रतिशत कहा जाता है और उर्दू में इसको फीसद कहा जाता है। फीसद या फीसदी भी कहा जाता है। प्रतिशत, फीसद या फिर परसेंटेज, इसका मतलब होता है 100 में से, आउट ऑफ 100। 100 में से अगर हमको 50 मार्क मिले हैं तो हम कहते हैं हमारा परसेंटेज 50 बना है। 100 में से अगर 60 मार्क्स मिले हैं, 60 मिले हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे को 60% बना है। तो जब भी हम परसेंटेज का वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है 100 में से, आउट ऑफ 100, एक 100 में से मतलब परसेंटेज। तो इस तरीके से परसेंटेज का सबसे पहले तो मीनिंग जो है वो हमारे पास क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि परसेंटेज की सिंबल जो इस तरह की होती है, एक क्रॉस लाइन के ऊपर और नीचे इस तरह के छोटे सर्कल बनाकर परसेंटेज को जो है जाहिर किया जाता है। ये सिंबल होती है। जैसे 68% को हम 68 लिखने के बाद सिंबल लगा लेते हैं, तो इसका मतलब होता है 68%। 73% लिखना रहा तो 73%। इस तरह से हम सिंबल के जरिए परसेंटेज को जाहिर करते हैं। अब देखिए, हम अलग अलग मामलों के अंदर किस तरह से जो है वो परसेंटेज मालूम करते हैं, उसका तरीका क्या है, उसका मेथड क्या है, वो हम देखेंगे। सपोज हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास है, राहुल ऑब्टेन्ड 400 मार्क्स out of 800 marks. What is his percentage? What is his percentage? इस तरह का क्वेश्चन अगर हमको दिया हुआ है, जो किसी स्टूडेंट के बारे में दिया हुआ है, तो हम किस तरह से परसेंटेज मालूम करेंगे, ये मेथड हमको आज देखना है। तो देखिए, ऐसे मामलों के अंदर हम जो परसेंटेज है उसको फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि उसका जो परसेंटेज है वो x है, और परसेंटेज जो होता है वो 100 में से होता है, इट इज आउट ऑफ 100, तो x अपॉन 100 हम लिख देते हैं। क्योंकि ये 100 में से है इसलिए x अपॉन 100 इज इक्वल टू जो टोटल मार्क का एग्जाम है, एग्जाम जो है वो टोटल 8 मार्क्स का है, तो 800 मार्क्स जो है वो हम नीचे लिख लेंगे। 800 मार्क्स का एग्जाम है और ऑब्टेन मार्क्स जो है, जो हासिल किए हुए नंबर है वो 400 है, तो इस तरह से हम 400 ऊपर लिख लेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, यानी x अपॉन 100 इज इक्वल टू 400 अपॉन 800। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम जानते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर नंबर से हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दे तो इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं होता, इक्वेशन बैलेंस्ड होती है। सपोज हम इस इक्वेशन को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो देखिए क्या होता है, यानी x अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 400 अपॉन 800 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए, ये 100 जो है ये डिवाइड हो जाएगा 100 से, तो हमारे पास सिर्फ x बचेगा, और 400 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 40,000 की रकम मिलेगी, जिसको हम बाद में डिवाइड करेंगे 800 से। और जब हम 40,000 को 800 से डिवाइड करेंगे, ये दोनों भी नंबर्स बड़े नंबर्स है, डिवाइड थोड़ी लंबी जा सकती है, लेकिन जब हम 40,000 को 800 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो इस तरह से 50 बच जाएगा। और 50 बचने के बाद यही हमारा आंसर रहेगा, यानी हमारे पास जो आंसर आया है वो 50% आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो है मोटे मोटे तौर पर हमने ये देखे हैं कि किस तरीके से जो है, किस मेथड से और किस प्रोसीजर से जो है वो परसेंटेज मालूम किया जाता है। देखिए, हम एक और एग्जांपल देते हैं जिसके अंदर सपोज किसी स्टूडेंट को 600 मार्क्स में से, मतलब टोटल मार्क्स अगर 600 है किसी एग्जाम के अंदर, उस टोटल मार्क्स 600 होने के बाद
बाद अगर उस स्टूडेंट को सपोज ऑब्टेन मार्क्स 300 है, तो देखिए किस तरह से हम उसका परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। हम फिर से सपोज करेंगे, और ऐसा जरूरी नहीं कि हम हर बार जो है वो x को ही सपोज करें, हम y वेरिएबल भी ले सकते हैं, z भी ले सकते हैं, a b c कोई भी वेरिएबल हम यूज कर सकते हैं। सपोज इस एग्जांपल में हम y वेरिएबल लेते हैं कि y जो है उसका परसेंटेज है, और हम जानते हैं कि परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, तो y अपॉन 100 हम लिख लेंगे। उसके बाद जो टोटल मार्क्स है, एग्जाम जो टोटल मार्क्स का है वो 600 मार्क्स का है, तो हम इस तरह से 600 जो है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और जो ऑब्टेन मार्क्स है वो न्यूमरेटर में लिखकर जो है इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फिर वही तरीका हमारे पास मौजूद है कि हम जो है 100 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों साइड को मतलब लेफ्ट हैंड साइड को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 अपॉन 600 मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए किस तरह से इक्वेशन सॉल्व होती है। 100 को 100 से डिवाइड करने पर हमारे पास y मिल जाएगा, और जब 300 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 30,000 जो है मिल जाएगा, जिसको बाद में हम 600 से जो है वो डिवाइड कर देंगे। और जब हम 600 से जो है वो उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो फिर से जो है y की वैल्यू आ जाएगी 50, यानी कि इस तरह से हमारा परसेंटेज 50 आ जाएगा। दो एग्जांपल के जरिए हमने समझे, सारी एग्जांपल जो है हमने लिए ताकि कैलकुलेशन हम जो है आसानी से समझ सके। तो इस मेथड को अगर हम अच्छे से माइंड में बैठा ले तो हम किसी भी दिए हुए इंफॉर्मेशन की बेस पर, डाटा के बेस पर जो है हम इजीली परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। परसेंटेज कभी डेसिमल में भी आ सकता है, कभी जो है वो सादा मोटे मोटे तौर पर मेजर नंबर में भी आ सकता है। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन की बेस पर जो है परसेंटेज मालूम कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है एक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे अभी, ये टॉपिक रहेगा अबाउट द क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्वाड्रिलेटरल जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखिए चार साइड वाली किसी भी शक्ल को हम क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं इस तरह से। सपोज ए बी सी डी ये एक क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस पूरी करना जरूरी होती है, और उन कंडीशन को अगर पूरा कर लिया जाए तो ही हम ये बोल सकते हैं कि दी हुई शक्ल जो है वो क्वाड्रिलेटरल है। जैसे एबीसीडी के बारे में अगर हम बात करें तो इसके कोई भी 3 पॉइंट जो है ये लीनियर नहीं है। अगर हम देखें तो ए और बी एक लाइन में है, बी और सी एक लाइन में है, ए और डी एक लाइन में है, और सी और डी एक लाइन में है। लेकिन हम कोई भी 3 पॉइंट अगर इसके ले ले तो वो 3 पॉइंट जो है वो कभी भी एक लाइन में नहीं है हो सकते। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, किसी भी फिगर को क्वाड्रिलेटरल बोलने से पहले ये जो है कंडीशन पूरी होना जरूरी है कि उसके कोई भी 3 पॉइंट ये एक लाइन में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो जो है वो अलग अलग लाइंस के अंदर होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इन साइड में से किसी एक साइड से गुजरने वाली अगर लाइन खींच ली जाए, कोई 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन अगर खींचे तो बाकी के दोनों पॉइंट जो है वो एक साइड में आने चाहिए। जैसे समझने के लिए हमने AB को मिलाने वाली एक लाइन खींच ली है, जब 2 पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हमने खींच ली है तो बचे हुए दोनों पॉइंट ये एक साइड में आना चाहिए, जैसे हम अभी देख रहे हैं C और D ये इस लाइन की एक ही साइड में है। ऐसा नहीं है कि एक लाइन गुजर रही है और C उधर हो चुका है, D उधर हो चुका है, या फिर C इधर है, D उधर है, इस तरह से नहीं है, बल्कि एक लाइन के एक ही साइड में जो है बाकी के दोनों पॉइंट बचे हुए हैं। उसी तरह से अगर हम BC को मिला लेते हैं इस तरह से, BC से गुजरने वाली अगर कोई लाइन खींचते हैं तो बचे हुए दोनों पॉइंट एक साइड में आ जाते हैं, मतलब A और D एक साइड में आ जाते हैं। वैसे ही मामला CD का है, अगर CD को हम खींचते हैं तो बचे हुए A और B एक साइड में रहेंगे, और AD से अगर खींचते हैं तो बचे हुए B और C एक साइड में रहेंगे। तो ये क्वाड्रिलेटरल को साबित करने की या क्वाड्रिलेटरल के होने के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है
कि अगर दो पॉइंट से गुजरने वाली कोई लाइन खींची जाए तो बचे हुए दोनों पॉइंट उस लाइन की एक ही साइड में होते हैं, अपोजिट नहीं होते। तो इस तरह से कोएडिलेटरल के बारे में दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। पहली कंडीशन तो यह है कि 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन यह है कि 2 पॉइंट को अगर मिला रहे हैं तो उनसे वो जो लाइन बन रही है उसकी एक ही साइड में बचे हुए दोनों पॉइंट होने चाहिए। इस तरह से हमने जो है कोएडिलेटरल के बारे में, मतलब उसकी डेफिनेशन जो है हमने अभी देख ली। अब देखिए कोएडिलेटरल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, और वो प्रॉपर्टीज जो है हम अभी देख लेंगे। देखिए किस तरह से कोएडिलेटरल की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके चारों भी जो एंगल्स है वो चारों एंगल्स की का जो मेजरमेंट होती है, जो उनकी पैमाइश होती है, उनकी जो है जमा, उनका जो एडिशन है वो 360 होता है। एक प्रॉपर्टी ये है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी हम ये देखते हैं कि जो उसके एंगल्स होते हैं उनकी जोड़ियां तैयार कर सकते हैं हम, जैसे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल हम उन एंगल्स को कहते हैं जिनके अंदर एक कॉमन साइड मौजूद हो, जैसे एंगल ए और एंगल बी, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों को जोड़ने वाली एक कॉमन साइड है ए बी। उसी तरह से एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में एक कॉमन साइड बीसी है। तो बी और सी, एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल है, इसलिए क्योंकि दोनों को जोड़ने वाली जो है एक साइड कॉमन है बीसी। तो एडजेसेंट का मतलब ही ये होता है कि जुड़े हुए, एक दूसरे से मुतस्सिला, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरीके से हमने एडजेसेंट एंगल देख लिए, एडजेसेंट एंगल का मतलब देख लिए जुड़े हुए एंगल, मतलब एक साइड कॉमन है दोनों में और उस साइड में दोनों को जोड़कर रखी हुई है। तो बी और सी ये एडजेसेंट एंगल हो गए, ए और डी ये भी एडजेसेंट एंगल हो गए, ए और डी और सी, इस तरह से एडजेसेंट एंगल्स की जोड़ियां हम जो है वो बना सकते हैं। लेकिन हम ए और सी, ये ए और सी को जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं बोल सकते क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है और दोनों के अंदर कोई भी साइड कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से जब कोई कॉमन साइड ना हो और दोनों एंगल्स जो है वो डिफरेंट हो, किसी तरह से किसी साइड से जुड़े हुए ना हो, तो ऐसे एंगल्स जो है वो एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाते हैं, बल्कि जो जुड़े हुए रहते हैं वही कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल के अंदर एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। अब देखिए जिस तरह से एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उसी तरह से एडजेसेंट साइड भी होते हैं, जैसे साइड ए बी और साइड ए डी। देखिए दोनों भी जो साइड है, चाहे वो बी ए और डी ए हम बोल दे, ये दोनों के अंदर एक जो वर्टेक्स है, एक जो पॉइंट है, वो पॉइंट कॉमन है और दोनों भी जो है इस कॉमन वर्टेक्स से जुड़े हुए हैं। जो क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, वर्टेक्स डी। तो अगर दो साइड के जो है वो एक दूसरे से एक वर्टेक्स पर मिल रहे हैं, एक वर्टेक्स के जरिए जो है जुड़े हुए हैं, तो ऐसे साइड को हम कहते हैं एडजेसेंट साइड। जैसे साइड ए बी और ए डी ये पॉइंट ए पर मिल रहे हैं तो हम इन दोनों को एडजेसेंट साइड कहेंगे। उसी तरीके से साइड ए बी और साइड बी सी ये दोनों साइड पॉइंट बी पर मिल रहे हैं, एक वर्टेक्स बी के ऊपर जो है ये दोनों भी मिल रहे हैं, तो हम साइड ए बी और बी सी को एडजेसेंट साइड कहेंगे, जिसको मुतस्सिला जिले कहा जाता है उर्दू के अंदर। तो ए बी और बी सी ये भी एडजेसेंट हो गए। फिर बी सी और सी डी दोनों पॉइंट सी पर मिल रहे हैं, ये भी एडजेसेंट कहलाएंगे। उसके बाद सी डी और ए डी या डी ए दोनों पॉइंट डी पर मिल रहे हैं, तो जिस पॉइंट के ऊपर दोनों साइड मिल रहे हैं वो वर्टेक्स होता है और दोनों साइड जो है वो एडजेसेंट साइड कहलाते हैं। इस तरह से जो है हमने एडजेसेंट एंगल देख लिए, एडजेसेंट साइड देख लिए। अब देखिए क्या होता है, नेक्स्ट होता है अपना एक कंसेप्ट होता है दैट इज डायगोनल। तो किसी भी कोएडिलेटरल के अंदर जो 4 वर्टेक्स होते हैं
वो 4 वर्टेक्स में से आमने सामने के जो वर्टेक्स होते हैं, जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, इन आमने सामने के अपोजिट पॉइंट्स को मिलाने वाला जो सेगमेंट होता है, दैट सेगमेंट इज कॉल्ड द डायगोनल। जैसे वर्टेक्स ए और वर्टेक्स सी एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों को मिलाने से एक डायगोनल तैयार हुआ एसी। वर्टेक्स बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों को मिलाने से जो है दूसरा डायगोनल बीडी तैयार हुआ। तो इस तरीके से जो है डायगोनल्स होते हैं और इस तरीके से जो है अपोजिट एंगल्स और साइड्स भी होते हैं। अब देखिए उसके बाद क्वाड्रिलेटरल की डिफरेंट टाइप्स होती है, जिनमें हम कुछ टाइप को जो देखते हैं, जैसे स्क्वायर। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, चारों साइड और चारों एंगल ये इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर। जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ओनली, दैट इज रेक्टेंगल। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल की टाइप होती है जिसमें अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। इसमें ये कंडीशन पूरी नहीं हो सकती कि सारे साइड्स इक्वल रहेंगे, एडजेसेंट साइड डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सपोज इसके अंदर जो है वो एडजेसेंट साइड जो है वो डिफरेंट है, तो इट इज रेक्टेंगल। और इस जिसके अंदर जो है वो सारे साइड्स इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो, दैट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड द स्क्वायर। उसी तरीके से जो है वो एक होता है हमारे पास रोम्बस, जिसके सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। अब सारे साइड्स जो है ये तो स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं, लेकिन रोम्बस के अंदर साइड्स तो इक्वल होते हैं, लेकिन एंगल्स जो है ये जरूरी नहीं कि इक्वल ही हो। जैसे अभी जो फिगर हमारे पास मौजूद है, ये वाली फिगर, इस फिगर के अंदर जो है ये अपोजिट एंगल्स तो सेम है, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स जो है, जो जुड़े हुए एंगल्स है, वो इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में रोम्बस कहलाएगा। जब साइड इक्वल हो लेकिन एंगल्स सारे के सारे एंगल्स इक्वल ना हो, उस कंडीशन में जो है वो रोम्बस कहलाएगा। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, स्पेशल डेफिनेशन है। उसी तरह से रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है वो क्वाड्रिलेटरल की कुछ टाइप जो है वो देखे, क्वाड्रिलेटरल की बेसिक डेफिनेशन देख लिए। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हमने परसेंटेज किस तरह से निकालना ये भी जो है वो देख लिए। तो देखिए ये दोनों पॉइंट के हिसाब से हर एंगल से 2 चैप्टर्स जो है हमारे इसके अंदर कवर हो चुके हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसको लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए।